आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है इनोवेटिव लाइफ। इस सीरीज में हम कंप्यूटर के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं जो पटवारी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे CPCT है, बैंक है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सीरीज में हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी बाइनरी नंबर्स आर क्रिएटेड विथ 8 बिट्स। 8 बिट के साथ कौन कौन से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 128 और फोर्थ ऑप्शन है 256। तो इसका राइट आंसर होगा 256, फोर्थ नंबर का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कौन कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। पहला है C++, दूसरा है लोटस, तीसरा है बेसिक और चौथा है जावा। तो इसमें जो C++ है ये एक ऑपरेटिंग मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है बेसिक लैंग्वेज, जो इसमें ऑप्शन है थर्ड नंबर का। उसके बाद CI, लेटेस्ट C या CI, और उसके बाद फिर उसी का इंप्रूवमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ C++ आया। बेसिकली जो प्लस प्लस रहता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है। तो बेसिक, जावा और C++ ये तीनों लैंग्वेजेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, लेकिन लोटस कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ मैथ फंक्शन इन MS ऑफिस एक्सेल 2007। MS एक्सेल 2007 में कौन सा मैथ फंक्शन है। इनमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है इफ, सेकंड है एंड, थर्ड है काउंट और फोर्थ है स्क्वायर रूट। तो इनमें से इफ, एंड और काउंट जो रहते हैं ये लॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं जो एक्सेल में प्रोग्राम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन स्क्वायर रूट SQRT एक एक्सेल में फंक्शन है, मैथ फंक्शन है। चलिए तो राइट आंसर फोर्थ वाला होगा SQRT। अगला ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन, एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर टू। कंप्यूटर में एंटीवायरस इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है, किस चीज के लिए। सेफगार्ड एंड कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, सेफगार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है सेफगार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम फायर। थर्ड ऑप्शन है इंप्रूवमेंट द मेमोरी साइज एंड फोर्थ ऑप्शन है इंस्टॉल अदर प्रोग्राम्स। तो इनमें बट ऑब्वियसली सेफ गार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हार्म्स द कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स एंड कंप्यूटर ऑल्सो। तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम रहता है कंप्यूटर का जो अपनी तरह ही, वायरसेस कई तरह के रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि फाइलों को अपने साइज में बना ले, अपने जैसा बना ले। जैसे एक न्यू फोल्डर वायरस है तो फोल्डर, सारे जितने फाइल एंड फोल्डर्स हैं उनको जैसे जैसे ओपन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे न्यू फोल्डर फिर न्यू फोल्डर फिर न्यू फोल्डर, इस तरह से वायरस की श्रृंखला चली जाती। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हार्म पहुंचाता है फाइल्स को, डेटा को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। प्रोग्राम डैश प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड टू अकम्प्लिश functions indirectly that an unauthorized user could not accomplish directly। इनमें दिए गए ऑप्शंस का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है जो एक अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। अब यहां पे बात आ रही है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जो अनऑथराइज्ड पर्सन कर नहीं सकता डायरेक्टली, उन चीजों को करने के लिए क्या ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है। यहां पर अनऑथराइज्ड का मतलब यह रहता है जिसको अथॉरिटी नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए, यदि हम एक यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं तो उसमें जो टॉप मोस्ट पर्सन है उसकी यूजर आईडी अलग होगी, टीचर्स या प्रोफेसर हैं उनकी यूजर आईडी अलग होगी, स्टूडेंट्स की यूजर आईडी अलग होगी और वो सभी एक ही वेबसाइट का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि वहां करने वाला ऐसा कर्मचारी जिसकी, जो ना प्रोफेसर है ना हेड डिपार्टमेंट से है ना ही स्टूडेंट है, लेकिन वो केवल एक आध दिन के लिए वहां पर काम करने के लिए आए, अब उसे हम ऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं कह सकते। जो उस
यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा हो, या जैसे उतनी अथॉरिटी दी हो कि वो एक प्रोफेसर का काम कर सके या किसी हेड पर्सन का काम कर सकते, या स्टूडेंट के लॉगिन पर जाके कुछ कर सके। अब ये एग्जांपल से हम ये बता रहे हैं कि अनऑथराइज्ड का मतलब क्या रहता है, जो अथॉराइज्ड ना हो, जो ईमेल आईडी जिसकी उस जो वेबसाइट है उस पर क्रिएट ना की हो, अकाउंट वहां पर क्रिएट ना हो, तो अनऑथराइज्ड हुआ, क्योंकि उसने अथॉरिटी तो ली ही नहीं है। अब ऐसा पर्सन यदि कोई हार्म पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा संभव नहीं हो सकता? तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ज़ॉम्बी, सेकंड ऑप्शन है वॉर्न, थर्ड ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, और फोर्थ ऑप्शन है लॉजिकल बॉम्ब्स। अब हम डायरेक्ट इसे थर्ड नंबर का ट्रोजन हॉर्स बोले उससे पहले इन चारों टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ज़ॉम्बी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है उसमें ऐसे वायरस या मैलिशियस प्रोग्राम्स कनेक्ट हो जाते हैं जिससे वो अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज को अंजाम देने लगता है जो उसके यूजर द्वारा नहीं दी गई है। एक एग्जांपल के लिए यदि हम एक रोबोट का एग्जांपल ले लेते हैं जिसे प्रयोगकर्ता ने प्रोग्राम के लिए कुछ भी निर्देश नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो रोबोट कुछ अनएक्सपेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ज़ॉम्बी। बेसिकली इसकी डेफिनेशन पर हम आते हैं और बाकी चीजों की भी डेफिनेशन देखते हैं। तो ज़ॉम्बी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर connected to the internet or taking over by the computer worm. Virus, on other hand, group of such malicious machines called botnets from combination of robot and network often carry out criminal actions without their owners detecting any unusual activity. मतलब ज़ॉम्बी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है जिसमें जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है उसमें रोबोट और नेटवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है, और ये ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं जो अनयूजुअल होती हैं, जिसका पता उसके प्रयोगकर्ता तक को नहीं पता होता है। तो दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी। ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब दूसरा देखते हैं वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ सबसेट ऑफ ट्रोजन हॉर्स मालवेयर। मतलब ट्रोजन हॉर्स से छोटा होता है वॉर्म और उसी का उपसमुच्चय या सबसेट कहा जाता है। तो ये क्या करता है? दैट कैन प्रोपोगेट सेल्फ रिप्लिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट ह्यूमन एक्टिवेशन आफ्टर ब्रांचिंग अ सिस्टम। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या नेटवर्क पर मूव करना स्टार्ट कर देता है यदि ये एक बार किसी कंप्यूटर पे आ गया और वो यदि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कोई ब्रांचिंग है कंप्यूटर की और एक वॉर्म जो है वो आ गया है, तो एक कंप्यूटर से वो नेटवर्क के द्वारा पूरी ब्रांच में फैल जाएगा और वो मिलिशियस प्रोग्राम को अंजाम देगा। ये होता है वॉर्म। अब देखते हैं हम ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटिंग, अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट अपीयर्स हार्मलेस बट इन फैक्ट malicious, unexpected changes to the computer settings and usual activity. Unusual activity, even when the computer should be idle, are a strong indication that Trojan horse residing on a computer. कहने का मतलब इन डेफिनेशंस का ये है कि ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा डाउनलोडेड या इंस्टॉल प्रोग्राम होता है जिसको हम सोचते हैं कि हमारे यूज का है, बट अनएक्सपेक्टेडली वो मिलिशियस होता है, वॉर्न होता है और वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम ये सोच के इंस्टॉल कर लेते हैं ये मेरे काम आएगा या ये एक क्रैक वर्जन है किसी सॉफ्टवेयर का, लेकिन जब वो हमारे कंप्यूटर पे आ जाता है तब हमको पता चलता है कि कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ी हो गई है, कुछ अजीब सा होने लगा है और हमारा कंप्यूटर मिलिशियस हो गया है, वॉर्म के सपोर्ट में आ चुका है और इसमें वायरसेस आ चुके हैं। तो इन डेफिनेशंस के बाद आता है एक और फोर्थ ऑप्शन है लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स का मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम इस तरह से रन करता है कि जब पर्टिकुलर कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी को अंजाम देता है, और जब वो परिस्थितियां हो जाती तभी जाके ये लॉजिक बॉम्ब शांत होता है। चलिए इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लॉजिक बॉम्ब इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कैरिंग अ मैलिशियस payload that can attack on operating system, program or network
इट ओनली गोज ऑफ आफ्टर सर्टेन कंडीशंस आर मेट। जब कोई सर्टेन कंडीशंस मेट करती हैं तभी ये शांत होता है। तो ये चारों ऑप्शंस है और हम आ रहे हैं वापस ट्रोजन हॉर्स में। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा, जो अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा नहीं किया जा सकता, वो कौन करता है? तो वो करता है ट्रोजन हॉर्स। जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखा था, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है कि एक इंस्टॉल प्रोग्राम होता है, डाउनलोडेड प्रोग्राम रहता है जो नेटवर्क में जाके वायरस फैलाता है, कंप्यूटर को उनकी फाइलों को डिस्टर्ब करता है। तो ये होगा इसका ट्रोजन हॉर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन के 4 ऑप्शन दिए। सॉफ्टवेयर फॉर डिलीटिंग फाइल, अ डिफॉल्ट फोल्डर फॉर टेम्पररी फाइल्स, अ डिफॉल्ट फोल्डर फॉर डाउनलोड्स, अ टेम्पररी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल्स। तो होता यह है कि जब हम राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। तो एक टेम्पररी स्टोरेज फाइल लोकेशन हो जाती है, टेम्पररी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल्स। डिलीट फाइल के लिए एक टेम्पररी लोकेशन होती है जहां से हम वापस राइट क्लिक करके रीस्टोर करें यदि, तो डाटा वापस आ सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि हम किसी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करते हैं, चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। हमने एक यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने दिया सर्वोदय 12। अब हमने इस फोल्डर पर राइट क्लिक किया और कर दिया डिलीट। यदि हम रिसाइकल बिन पर जाते हैं तो रिसाइकल बिन में एस से हम देख लेते हैं, ये सर्वोदय 12। अब इस फोल्डर को हम राइट क्लिक करते हैं और प्रेस करते हैं रीस्टोर। रीस्टोर जब प्रेस करेंगे तो ये वापस यहां पर आ गया है ये। तो इस तरीके से रीस्टोर के द्वारा हम वापस ला सकते हैं। ये जस्ट आपके एक सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए है, जिससे कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन, अ टेम्पररी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल्स। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड विद द लीजेंड्स इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द सांकेतिक लीजेंड्स से संबंधित होता है? मतलब कि उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो पहला है क्लिप आर्ट, सेकंड है वुड आर्ट, थर्ड है ऑपरेटर और फोर्थ है चार्ट्स। चार्ट जो रहता है वो लिगेंड्स की तरह यूज होता है जो एमएस एक्सेल में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। एक डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं निम्नलिखित कहलाते हैं। जब भी एमएस ऑफिस वर्ड की बात करते हैं तो इसी में ये जो दिया हुआ है आपका 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये पेपर है, पटवारी का ये पेपर है। और इस तरह से ये ऐसा होता है और ये डाउन में भी इस तरीके से आप देख सकते हैं, पेज के डाउन में यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, ये किस सेक्शन में रहते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है स्क्रॉल बार, सेकंड ऑप्शन है फुटर, हेडर एंड फुटर, थर्ड ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार और फोर्थ ऑप्शन है रूलर एंड टास्क बार। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो रहता है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम में मार्जिन पर दिखाई देते हैं। और इनका उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि फाइल लोकेशन, यदि हमने किसी डॉक्यूमेंट को किसी ऑफिस में प्रिंट निकाला है तो वो प्रिंट कौन से पेज नंबर पर है, किस लोकेशन पर, इस चीज को बताने के लिए भी फुटर का उपयोग किया जाता है। खासकर एक हेडर का उपयोग किया जाता है जब हम किसी चैप्टर की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम उस चैप्टर को हेडर में शो करते हैं और ये हेडर उस पूरे चैप्टर तक रहती है जितने पेज का वो डॉक्यूमेंट दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन। क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कंपनी, इंटरनेट, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। बेसिकली वेब ब्राउजर एक सर्च इंजन है और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउजर है। जो वेब ब्राउजर रहता है वो इंफॉर्मेशन को लेकर आता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर का नाम है और वो बेसिकली फंक्शनैलिटी वेब ब्राउजर की है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4th वेब ब्राउजर। अब देखते हैं 10th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है माइक, सेकंड ऑप्शन है माउस, थर्ड ऑप्शन है स्पीकर एंड फोर्थ ऑप्शन है कीबोर्ड। माइक जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट करता है और वो बेसिकली इंटरनल
वेव्स के लिए जाता है तो एक इनपुट डिवाइस है माइक। सेकंड ऑप्शन है माउस, वो हम जानते हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब बचा केवल स्पीकर। तो स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है और बाहर की तरफ फेंकता है जिसको हम सुनते हैं। तो स्पीकर जो रहता है वो एक आउटपुट डिवाइस रहती है। तो आउटपुट डिवाइस ये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन विच 11 नंबर का क्वेश्चन, विच बॉटम डू यू क्लिक to add up a series of numbers in MS Excel 2007। यदि आप संख्याओं की सीरीज को जोड़ना चाहते हैं तो इनमें से कौन से ऑप्शंस को आप प्रेस करेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। द ऑटो सम बटन, द इंसर्ट बटन, द क्विक टोटल बटन एंड टोटल बटन। तो टोटल बटन जैसी तो कोई बटन होती ही नहीं है MS एक्सेल में। रही बात इंसर्ट बटन, तो इंसर्ट बटन का उपयोग किया जाता है किसी चीज को इंसर्ट करने के लिए, जैसे फोटो है या क्लिप आर्ट है, जो भी चीजें हैं वो उनको। द क्विक टोटल बटन जो रहती है, द क्विक टोटल बटन जैसी भी कोई बटन नहीं होती है, लेकिन हाँ द ऑटो सम बटन जरूर होती है। तो एक्सेल की बात जहां तक हम करते हैं कि एक्सेल इस तरह से दिया रहता है और यदि इस एक्सेल में हम कुछ नंबर्स जो रहते हैं वो जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नंबर्स ऐड करके बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 23 + 5 और इसी तरह से कुछ और नंबर्स हैं और इस तरह से सीरीज है। तो हम इन पर सिलेक्ट करते हैं और हमारा ये जो है ये ऑटो सम की बटन है। ऑटो सम की बटन जब हम प्रेस कर देते हैं तो ये आ जाता है टोटल 37। तो ये हमारा आंसर हुआ और इस तरह से ये बटन वर्क करती है। किसी भी सीरीज को जोड़ने के लिए हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ऑटो सम के बटन को प्रेस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा द ऑटो सम बटन। नेक्स्ट है 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज नॉट अवेलेबल इन पेज लेआउट मेन्यू इन MS ऑफिस वर्ड। इनमें से कौन सी कमांड्स जो है वो MS ऑफिस वर्ड में शामिल नहीं है। तो पहला है जूम, सेकंड है पेज बैकग्राउंड, थर्ड है पेज सेटअप, फोर्थ है पैराग्राफ। इनमें से जूम बटन जो रहती है वो अवेलेबल नहीं रहती है। बाकी जो तीनों बटनें हैं पेज बैकग्राउंड, पेज सेटअप एंड पैराग्राफ, ये आपके MS ऑफिस वर्ड में अवेलेबल रहती है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है OMR शीट, सेकंड है हार्ड डिस्क, थर्ड है CD रोम और फोर्थ है मेमोरी स्ट्रिप। तो बेसिकली OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये यूज किया जाता है जब कोई ऐसी शीट रहती है जिसमें डॉट्स को कैलकुलेट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, तब OMR शीट का उपयोग किया जाता है। ये OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन होती है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम डैश डैश करते हैं OMR का, तब फिर ये एग्जाम के लिए उपयोग की जाती है। आप सबने उपयोग किया होगा जरूर इसका। सेकंड ऑप्शन है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में हम सब जानते हैं, हार्ड मतलब टफ, डिस्क मतलब गोल और इसमें मैग्नेटिक मटेरियल रहता है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो रहती है वो हार्ड डिस्क होती है सेकंड। लेकिन बाकी और जो दो हैं वो ऑप्शंस पे भी गौर फरमाते हैं। CD रोम डिस्क क्या होता है, CD रोम डिस्क CD या DVD जो आपने देखा हुआ होगा वो होती है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से CD रोम को फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी। फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी स्ट्रिप। मेमोरी स्ट्रिप कोई चीज नहीं होती है बल्कि मेमोरी स्लॉट होते हैं। तो मेमोरी स्लॉट्स जो रहते हैं उनमें रैंडम एक्सेस मेमोरी को फिक्स किया जाता है जो मदरबोर्ड के अंदर पाई जाती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हार्ड डिस्क जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो एकदम सही ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 14। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। जो एक कंप्यूटर रहता है उसके कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। ये है CPU, मेमोरी, टेप। अब मेमोरी और टेप दोनों जो है वो मेमोरी डिवाइस है, केवल CPU एक अलग है, इसी कारण से ये नहीं होगा। टेप, मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों के तीनों जो हैं ये मेमोरी डिवाइसेस हैं। तो CPU या कंप्यूटर के केवल एक ही भाग है ये। इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, माउस। इनपुट आउटपुट तो है लेकिन प्रिंटर आउटपुट है और माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, मतलब इसमें प्रोसेसर गोल है। अब फोर्थ ऑप्शन है CPU, इनपुट आउटपुट और मेमोरी।
ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इनपुट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू भी आ गया और सीपीयू के अंदर मेमोरी डिवाइस भी आ गई, तो ये कंप्लीट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन विच टैब इज द सिंबल ग्रुप अवेलेबल इन MS Excel 2007? इंसर्ट लिंक, इंसर्ट टेबल्स, इंसर्ट टेक्स्ट और इंसर्ट इलस्ट्रेशन। तो इनमें से राइट आंसर होगा इंसर्ट टेक्स्ट का। जैसे ही हम इंसर्ट के बाद टेक्स्ट प्रेस करते हैं तो आप एक सिंगल ग्रुप ऑफ टैब देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये है VGA का पूर्ण रूप क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स अडॉप्टर, वर्चुअल ग्राफिक्स एक्सेस, वोलेटाइल ग्राफिक्स अडॉप्टर। तो इसमें वीडियो ग्राफिक्स एरे होगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे एक स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, जो हर तरह के कंप्यूटर्स के लिए कॉम्पेटेबल होता है और ये मार्केट में हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं जो कॉम्पेटेबल हों सारे CPU के साथ। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक इंटरफेस देता है जो यूजर और कंप्यूटर मशीन के बीच तालमेल बैठाता है। मॉनिटर, इट्स अ मॉनिटर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है? ईमेल सिस्टम नहीं है। ईमेल सिस्टम नहीं है के चार ऑप्शन है, google.com, www.google.com, सेकंड ऑप्शन है hotmail.com, थर्ड ऑप्शन है outlook.com एंड फोर्थ ऑप्शन है yahoomail.com। तो बेसिकली हॉटमेल, आउटलुक और याहू मेल जब ये डेवलप किए गए थे तब ये ईमेल सिस्टम के लिए ही डेवलप किए गए थे। आउटलुक की बात करें तो कंपनी में अपना खुद का एक आउटलुक अकाउंट रहता है और पूरे एम्प्लॉयज की उसमें आईडी रहती है और उससे उपयोग ही किया जाता है ईमेल के लिए। ऐसे ही हॉटमेल और याहू मेल जो है उसे भी ईमेल के लिए ही बेसिकली उपयोग किया जाता है। मेन सर्विस जो रहती है इसकी, ये ईमेल सेंड करना, रिसीव करना और उस तरह से एक ऑफिस कल्चर डेवलप करने का है। लेकिन google.com जो है वो एक कमर्शियल वेबसाइट होने के साथ साथ और भी कई तरह के कार्य करती है। तो ये केवल एक ईमेल सिस्टम नहीं है, ये ईमेल इसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीजें करती हैं, अनन्यूमरेबल। मेरे ख्याल से आप गूगल करेंगे तो बिल्कुल जान जाएंगे गूगल क्या क्या करता है। तो ये एक ईमेल सिस्टम नहीं है और फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट स्टोरेज? अब इनमें से हाईएस्ट स्टोरेज क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट। इनमें सबसे छोटा होता है किलोबाइट, उसके बाद होता है फर्स्ट नंबर का मेगाबाइट और उसके बाद आता है गीगाबाइट और उसके बाद सबसे ज्यादा होता है टेराबाइट। तो टेराबाइट की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और किलोबाइट की सबसे कम इन ऑप्शंस में। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, MS Excel का उपयोग निम्न में से किया जाता है? किस चीज के लिए किया जाता है एक्सेल का उपयोग? एक्सेल आपने देख भी चुके हैं एक्सेल का उपयोग। चलिए देखते हैं इनके चार ऑप्शंस। इनमें दिया है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन, थर्ड है स्प्रेडशीट और फोर्थ है सेंडिंग मैसेज। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS ऑफिस वर्ड का उपयोग किया जाता है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए MS ऑफिस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है और स्प्रेडशीट जो रहती है उसका उपयोग किया जाता है एक्सेल में, और सेंडिंग मैसेज करने के लिए तो इंटरनेट, गूगल, जीमेल और बाकी जो ईमेल सर्विसेज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा स्प्रेडशीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो बेसिकली शॉर्टकट की के बारे में क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। आपको शॉर्टकट की एक सेपरेट वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्दी, और मेरे ख्याल से आप एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक में भी सेंड कर लेना, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके जस्ट बाद भी हो सकता है कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूं, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि इसके चार ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल डी। अब बेसिकली ये जो रहता है इन चार ऑप्शंस में, ये इसका एकदम शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। यू फॉर अंडरलाइन होता है और इसलिए कंट्रोल यू मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट यू जो रहता है वो एक अंडरलाइन देता है, कंट्रोल शिफ्ट डी जो रहता है वो एक डबल अंडरलाइन देता है, और कंट्रोल यू मैक्सिमम सबसे प्राइमरी शॉर्टकट की रहती है जो अंडरलाइन के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर कंट्रोल यू है। और फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल डी, डी इज यूज्ड फॉर फॉन्ट। जब भी फॉन्ट का उपयोग करना होता है तब हम कंट्रोल डी का बटन प्रेस करते हैं और उससे
फॉन्ट ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी समाप्त होती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों को जो आप पूरा वीडियो देखते हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। मेरी कोशिश रहेगी कि हम और भी अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।